आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान के अध्याय नंबर 4 की। देखिए अध्याय नंबर 4 क्या है, जो औद्योगिक क्रांति हुई और यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ उससे जुड़ा हुआ अध्याय, इतिहास से जुड़ा हुआ। तो हम औद्योगिक क्रांति को समझते हैं। इस अध्याय से एक 4 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाना है 10वीं क्लास में। इस अध्याय से 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाए तो आप उस हिसाब से तैयारी करें जिस हिसाब से प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला एक 4 नंबर का अच्छा प्रश्न बनता है कि औद्योगिक क्रांति से क्या तात्पर्य है तथा औद्योगिक क्रांति से हुए परिवर्तनों को समझाइए या बताइए। देखिए औद्योगिक क्रांति क्या है। औद्योगिक क्रांति असल में क्या थी, पहले लोग हाथ से काम करते थे, ठीक है, तो उत्पादन कम होता था। फिर उन्होंने ऐसी एक प्रक्रिया अपनाई, चाहे मशीन कह दें या किसी और प्रकार से, कि ऐसी प्रक्रिया अपनाई जिससे जीवन स्तर साथ साथ में उत्पादन में वृद्धि हुई। उसी को हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। ऐसा नहीं है कि उद्योग लग गए औद्योगिक क्रांति होगी, ये सभी चीजों में अमूल परिवर्तन हुआ, ठीक है। संचार की सुविधाएं हो, यातायात हो, उद्योग धंधे हो, कृषि हो, सभी में परिवर्तन है, उसी को हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। देखिए इसको परिभाषा आर्थिक और तकनीकी, ठीक है, विकास जो 18वीं शताब्दी में अधिक सशक्त और तीव्र हो गया था, ठीक है। 18वीं शताब्दी तक आते आते बहुत सशक्त और तीव्र हो गया था, जिसके फलस्वरूप आधुनिक उद्योगवाद का जन्म हुआ। जिसके बाद 19वीं शताब्दी में जो आधुनिक उद्योगवाद था उसका जन्म हुआ। इसे क्या कहते हैं, औद्योगिक क्रांति कहा जाता है, ठीक है। जो अमूल परिवर्तन हुए, ठीक है, मशीनीकरण के कारण जो अमूल परिवर्तन हुए उसे हम क्या कहते हैं, औद्योगिक क्रांति। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। देखिए औद्योगिक क्रांति में परिवर्तन क्या हुए, क्या परिवर्तन हुए औद्योगिक क्रांति। पहले जो कार्य हाथ से होता था, पहले जो काम, जैसे आप सूती कपड़ा बना रहे हैं तो सूत काटते थे, अब क्या हुआ, वो मशीन से। वे अब शक्ति चालित यंत्रों से किया जाने वाला काम, भाप के इंजन का आविष्कार हो गया, तो भाप से चलने वाले जो यंत्र बना लिए गए। तो जो पहले काम हाथ से होता था वो किससे होने लगा, शक्ति चालित यंत्रों से किया जाने लगा, पहला पॉइंट। दूसरा, अब देखिए आपको मतलब मकान बनाने हैं या फिर बड़ा ढांचा खड़ा करना है तो क्या चाहिए, स्टील चाहिए। तो इस्पात की बढ़ती मांग के कारण, इस्पात की बढ़ती मांग के कारण इस्पात बनाने के कारखाने खोले जाने लगे, जगह जगह पुल बनने लगे, बड़ी बिल्डिंगें बनने लगी, तो इस्पात की डिमांड बढ़ती गई, तो इस्पात बनाने के कारखाने भी खोलने। पहले तो नॉर्मली इस्पात कोई छोटे मोटे काम आता था, अब इस्पात बनाने के कारखाने भी खोले जाने लगे। कृषि कार्यों में शक्ति चालित मशीनों, देखिए कृषि कार्य पहले हाथ से होता था, तो छोटे मोटे खेत, जो आसपास छोटे खेत होते थे वहीं पर खेती की जाती थी। लेकिन जब से मशीन, शक्ति चालित मशीनों का प्रयोग होने लगा, बड़े बड़े फार्मों में खेती होने लगी। जैसे आपने अमेरिका में देखा होगा, मशीनों से कटाई होती है, मशीन से बुआई, सब बड़े बड़े फार्मों में खेती की जाने लगी। तो ये एक परिवर्तन आया, तो कृषि में उत्पादन बढ़ गया। पूंजी का उपयोग बढ़ने के कारण, अब धन आ गया लोगों के पास, पूंजी का उपयोग बढ़ने, तो उस पूंजी को कहां रखा जाए, तो पूंजी का उपयोग बढ़ने के कारण बैंकिंग पद्धति का विकास हुआ, बैंक खुलने लगे, जमा पूंजी के लिए बैंक खुलने लगे, लेन देन के लिए बैंक खुलने लगे। अब नई नई चीजें आने लगी। पहले लेन देन क्या होता था, बिना पैसे के हो जाता था, अब पैसे से आपस में चीजें लेन देन होने लगी। वाष्प चालित इंजन और यंत्र चालित जहाज, देखिए वाष्प चालित इंजन बन गया जिससे ट्रेन का विकास हुआ, रेल विकास हुआ। और यंत्र चालित जहाज, जहाज पहले यांत्रिक गति से चलते थे, अब वो यंत्र से चलने लगे। यंत्र चालित जहाजों के कारण यातायात में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। देखो ये जो परिवर्तन है वो बहुत बड़ा परिवर्तन था। और ये क्योंकि यातायात के साधनों में परिवर्तन करने से जो उत्पादन है आपका वो बाजार तक पहुंचने लगा, ये और परिवर्तन। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हेतु आपस में देश व्यापार करने लगे, साथ साथ में वृद्धि हेतु संगठित व्यापार तंत्र विकसित हो गया। एक संगठित विकास व्यापार तंत्र हो गया, आपस में जो चीज जिस देश के पास नहीं है वो दूसरे देश से मंगवाने लगे, नियम कायदे बनने लगे। जैसे आजकल WTO काम कर रहा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पहले एक संगठित तंत्र बन गया था। कम मानव श्रम कम हो गया था, हाथ का काम रहा नहीं, मशीनें करने लगी, तो कम मानव श्रम और अधिकतम उत्पादन के सिद्धांत को अपनाया गया। यही औद्योगिक क्रांति, असल में यही चीज औद्योगिक, कम मानव श्रम, मानव का काम कम है लेकिन उत्पादन अधिकतम है, इस सिद्धांत को अपनाया गया। तो ये परिवर्तन हुए, बहुत आसान है, आप एक बार इसको और अच्छे से पढ़ ले, वीडियो देखने के बाद अपनी बुक से पढ़ ले, आपको हमेशा याद रहेंगे। जोड़ ले, लिंकअप कर ले कि अच्छा पहले हाथ से काम करते थे तो अब मशीनों से काम होने लगा, ठीक है। पहले कैसे यातायात के साधन थे, औद्योगिक क्रांति के बाद कैसे थे, इससे जोड़े, आपस में कनेक्ट करें चीजों को बहुत अच्छे से। देखिए अगला प्रश्न बनता है, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से ही क्यों प्रारंभ हुई।
किसी और यूरोपियन देश या फिर अन्य देशों से क्यों नहीं प्रारंभ हुई? देखिए, इसके कुछ पॉइंट हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। पहला है इंग्लैंड का विस्तृत औपनिवेशिक उपसाम्राज्य। देखिए, इंग्लैंड था, ब्रिटेन था, पहली बात तो वो पूरी तरीके से चारों ओर से समुद्र से ढका हुआ है। यहां पर शिक्षा इतनी अधिक थी कि इसने बहुत सारे औपनिवेशिक बना लिए, मतलब अपने अंडर में बहुत सारे देश ले लिए, जैसे यूएसए है, ठीक है, अमेरिका है, भारत है, चीन है, श्रीलंका है, और बहुत छोटे छोटे देश, कम से कम 50 से 60 देश इंग्लैंड के अधीन थे। तो एक बड़ा बाजार इंग्लैंड के लिए पहले ही मिल गया, और प्लस यहां से उसे अलग अलग तरह का कच्चा माल मिल जाता था। तो ये पहला बात है, जब किसी को सफलता मिलती है तो और अच्छा काम करने की प्रवृत्ति जागती है। तो ये बात उनकी हुई, उनके यहां अंडर में 50-60 औपनिवेशिक देश से उनका साम्राज्य बढ़ता जा रहा था, कच्चा माल भी मिल रहा है और बाजार भी मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात हुई इंग्लैंड के लिए। प्लस फिर आपको मशीन यदि बनानी है, मशीन आपको बनानी है तो पक्का लोहा चाहिए। अब लोहा कैसा मिलता है? कच्चा मिलता है, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? कोयला है, उससे वाष्प बनाकर या भाप चालित इंजनों से इसको क्या करना पड़ेगा? इसको पक्के लोहे, ढलवे लोहे में ढालना पड़ेगा, तभी आप मशीन के लिए लोहा बना पाओगे। तो इसके लिए आपको कोयला और लोहा दोनों चाहिए पक्का लोहा बनाने के लिए। तो कोयला और लोहे की खानें थी वो इंग्लैंड में पास थी, इसलिए जल्दी मशीनें बन सकी। तो ये एक दूसरी बात उनके फेवर में गई। तीसरा, उपभोग के अनुरूप उत्पादन। उपभोग के अनुरूप उत्पादन का मतलब क्या है? इंग्लैंड वाले विलासी प्रवृत्ति की चीजें नहीं बनाते थे। उन्हें पता था कि यदि मार्केट में बढ़ाना है, मार्केट को और विस्तृत करना है, तो हमें वो ही चीज बनानी पड़ेगी जिनकी मांग ज्यादा है, कीमत नहीं, जिनकी मांग ज्यादा है, और उनका उत्पादन या और ज्यादा बढ़ाकर उनकी जो कीमत है उसको कम किया जाए। जबकि फ्रांस वाले क्या करते थे? विलासित वस्तुएं, नशे पते की वस्तुएं ज्यादा बाजार में उतारते थे, जो कम बिकती थी, उनकी कीमत ज्यादा होती थी, कम ही लोग लेते थे। लेकिन इंग्लैंड वालों ने उपभोग के अनुरूप उत्पादन करना सीखा कि जैसा उपभोग हो रहा है उसके अनुरूप ही उत्पादन कर दो, जिस चीज की डिमांड बढ़ रही है उसका उत्पादन कर दो, जैसे आजकल चाइना कर रहा है। अर्धकुशल कारीगरों की उपलब्धता। जब इंग्लैंड में राजशाही शासन समाप्त हुआ तो क्या हुआ कि बहुत सारे अर्धकुशल श्रमिक थे, वो कहां पर चले गए? नगरों की तरफ चले गए, ठीक है, नगरों में चले गए। अब उनके पास कोई काम नहीं था। लेकिन जब मशीनें बनकर तैयार हुई, मशीनें आई, वाष्प के इंजन बने या फिर और मशीनें बनी, तो कामगारों की जरूरत थी। अब ये अर्धकुशल कामगार इन मशीनों पर काम करने के लिए बहुत अच्छे थे, क्योंकि अकुशल होंगे उससे अच्छे तो यही है ना। तो इसलिए ये फायदेमंद रहा कि ये नगरों में जाकर बस गए और नगर विकास करने लगे इनके। फ्रांसीसी क्रांति युद्ध। अब नेपोलियन क्या करता था? नेपोलियन ने पूरे यूरोप से छेड़खानी कर रखी थी, नेपोलियन ने। तो फ्रांस तो वैसे ही ग्रत में जा रहा था। अब इंग्लैंड बचा हुआ था। इंग्लैंड अपने सैनिकों और अपने साथ वाले देशों में नए उत्पादन की सोचता था, उत्पादन नए करने की सोचता था कि हम अपने सैनिकों को अच्छी व्यवस्था कैसे दे पाए, हम अपने जो देश हैं, सहयोगी देश हैं, उनके लिए और अच्छा कैसे कर पाए, ठीक है। आगे बढ़ने की प्रवृत्ति हमेशा रहती थी। और नेपोलियन साम्राज्य विस्तार की सोचता था, ये नए उत्पादन की सोचते थे। तो इसलिए फ्रांसीसी क्रांति और युद्ध जो हुआ वो इंग्लैंड के फेवर में गया। इंग्लैंड में नए नए आविष्कार होने लगे और नए नए उत्पादन हो गए, क्योंकि उन्हें अपने सैनिकों के लिए नई चीजें बनाने की आवश्यकता पड़ी। तो ये पूंजी की उपलब्धता। इंग्लैंड में पहले से उद्योगपति थे, प्लस बैंकिंग व्यवस्था अच्छी होने के कारण जो नए उद्योगपति थे उनके लिए पूंजी की व्यवस्था होगी। तो ये भी बहुत फायदेमंद रहा कि 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में जो नए उद्योगपति आए या जो नए उद्योग लगा रहे थे उनके लिए पूंजी की पर्याप्त व्यवस्था थी। इंग्लैंड की अनुकूल भौगोलिक दशाएं। अभी आपको बता दिया कि इंग्लैंड है वो पूरी तरीके से क्या है? इंग्लैंड, ब्रिटेन है, ठीक है, पूरी तरीके से चारों ओर भौगोलिक रूप से किससे घिरा हुआ है? समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। समुद्र से घिरा हुआ है तो एक तो युद्ध का खतरा कम है, आप पे कोई आक्रमण नहीं करेगा, तो सामरिक दृष्टि से आप क्या सुरक्षित है, तो आपको खतरा कम है, ठीक है। और फिर आपकी जलवायु अच्छी है, इसका भी आपको फायदा मिलेगा, काम अच्छे करेंगे श्रमिक, तो ये और फायदा है। तो इंग्लैंड की अनुकूल भौगोलिक दशाएं हैं, फेवरेट, ठीक है, कंडीशन रही नेचर की भी उनके साथ। फिर इंग्लैंड में सबसे पहले कृषि क्रांति भी तो उत्पादन बढ़ा, खाने की जो किल्लत होती है कई देशों में वो दूर हो गई। जैसे अफ्रीकन देश विकास क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि खाने की दिक्कत है, वहां कृषि उत्पादन नहीं बढ़ रहा, अभी भी नहीं बढ़ रहा। भारत में भी देख लो आप, उद्योग तभी स्थापित हुए हैं जब कृषि क्रांति, हरित क्रांति हुई, क्योंकि पहला काम हमारा है भोजन पर्याप्त मात्रा में मिले। तो पहले इंग्लैंड में कृषि क्रांति हुई, उसको फायदा मिला।
वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन, इंग्लैंड की जो सामंतवादी सरकार थी वो भी, और प्लस जो बाद में आई सरकार थी उन्होंने भी क्या किया, इंग्लैंड में युद्ध, किसी दूसरे देश के साथ युद्ध करने की प्रवृत्ति को त्याग कर अपने यहां पर वैज्ञानिक आविष्कार और वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देना तय कर रखा था। तो वैज्ञानिक आविष्कार करने वाले लोगों को वो प्रोत्साहित करते थे और पुरस्कार देते थे, जिससे वहां पर सबसे ज्यादा वैज्ञानिक आविष्कार हुए, कृषि में, परिवहन में, ठीक है, संचार में, सब तरीके से वहां पर आविष्कार हुए। आप देख लो कोई भी जो स्टार्टिंग का आविष्कार है वो कहां से शुरू हुआ है, इंग्लैंड से हुआ है, चाहे टेलीफोन का हो, टेलीग्राम का हो, ट्रेन का हो, तो सारे वैज्ञानिक नए आविष्कार कहां से हुए, इंग्लैंड से भी। तो ये मुख्य बिंदु है जिससे औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। देखिए ये चीजें कॉम्बिनेशन बनता है। देखिए एक औद्योगिक क्रांति को, एक ये नहीं कि आपने उद्योग लगा लिया और औद्योगिक क्रांति होगी, हर क्षेत्र का कॉम्बिनेशन बनना जरूरी है। इसीलिए एक छोटा सा देश इंग्लैंड आगे चला गया, नहीं तो बहुत बड़े बड़े देश है क्षेत्रफल में, कहां है, रूस के सामने, भारत के सामने, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इनके सामने कहां टिकता था। लेकिन इंग्लैंड के नीचे अंडर में थे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, भारत, चाइना, क्योंकि ये फेवरेटेबल कंडीशन थी उस समय और औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई, उसका भरपूर फायदा उठाया दूसरे देशों से मिलने वाले कच्चे माल का, प्लस इन्हें बाजार भी मिल गया, बहुत खूब बाजार मिला। जब आप कोई सामान बनाते हो और आपका सामान धड़े के साथ ही बिक रहा हो, अच्छी कमाई हो रही हो, तो निरंतर आप क्या करेंगे, सामान में वृद्धि करेंगे और उसका फायदा होगा आपके उद्योगों को। तो ये फायदा हुआ इंग्लैंड को। देखिए अब जानते हैं औद्योगिक क्रांति के परिणाम क्या रहे। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के क्या परिणाम रहे। देखिए परिणाम जब भी आपको लिखने हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिखने चाहिए। ठीक है, जब भी कोई काम होता है जरूरी नहीं कि हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आए। औद्योगिक क्रांति है तो उसके नेगेटिव रिजल्ट आज तक भुगत रहा है पूरा संसार। देखिए आर्थिक परिणाम क्या हुआ। देखिए एक तो ग्रामीण क्षेत्र है, एक शहर है। अब गांवों में क्या होता है, कुटीर उद्योग थे और शहरों में थे मशीन से चलने वाले उद्योग। तो जब मशीन से चलने वाले उद्योग है तो उत्पादन ज्यादा होगा, उत्पादन ज्यादा हुआ तो शहरों में लोग बढ़ने लगे। ये लोग गांवों से कहां जाने लगे, शहरों में, और शहर क्या हो गए, विकसित, शहर विकसित हो, और ये जो गांवों के कुटीर उद्योग है वो समाप्त हो गए। तो ये हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग समाप्त हो गए, शहरों में अत्यधिक विकास हुआ, शहरों में जनसंख्या बढ़ने लगी, गांवों की क्या होने लगी, अपेक्षा होने लगी। अब शहरों में क्या हो गया, बड़े बड़े शहर बन गए, नए नए शहर भी बने, शहरों का विकास हुआ। तो पूंजीवादी, ठीक है, पूंजीवादी मतलब पूंजी वाले लोग बढ़ गए और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो गई। ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो गई। तो ये आर्थिक परिणाम ये रहा। ठीक है, फायदा किसको हुआ, शहरों को, और नुकसान किसको हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों को औद्योगिक क्रांति से। राजनीतिक रूप से बात करें तो देखिए राजनीतिक रूप से मध्यम वर्ग, देखिए जो उद्योग है उनमें काम कौन करता है, मजदूर। अब मालिक चाहता है कि उत्पादन ज्यादा हो, काम कौन करेगा ज्यादा, फिर उत्पादन ज्यादा होगा तो मजदूर को करना पड़ेगा। काम ज्यादा करेंगे, तनख्वाह तो मिल नहीं है ज्यादा, तो मजदूर फिर संगठित हो जाएंगे, और संगठित होकर क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे, और एक नया मध्यम वर्ग उभर कर आएगा, जो किसका विरोध करेगा, जो ऊपर बैठा है, राजशाही शासन। क्योंकि राजशाही शासन की प्रवृत्ति होती है, उन्हें तो कुछ करना नहीं है, आपको तो उत्पादन बढ़ाना है, ये नहीं देखते कि इनके साथ क्या बीत रही। तो राजशाही वर्ग है जो राजशाही शासन है उसका विरोध करेगा और किसकी इच्छा जताएगा कि हम में से ही कोई नेता बने। जैसे आप फिल्मों में देखते हो तो लोकतंत्र की मांग उठी, लोकतंत्र की डिमांड होने लगी, तो मध्यम वर्ग उभरा। ठीक है, जो मजदूर थे वो आंदोलन करने लगे, संगठित हो गए, नए नए संगठन बनाए। ठीक है, जिससे मध्यम वर्ग उभरा, और मध्यम वर्ग ने किसकी मांग की, लोकतंत्र की मांग की, और धीरे धीरे लोकतंत्र स्थापित हुआ। आप खुद देख लो इंग्लैंड में, चाहे दूसरे इंग्लैंड के औपनिवेशिक थे, वहां पर सब जगह लोकतंत्र स्थापित हुआ इन्हीं कारणों से। तो यह आपका राजनीतिक कारण हुआ। सामाजिक कारण क्या, देखिए गांव में क्या होता है, गांव में बड़े बड़े परिवार होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े परिवार होते हैं, जहां जिनको हम कहते हैं संयुक्त परिवार।
संयुक्त परिवार बोलते हैं। तो जब ये संयुक्त परिवार, इनमें से 2-4 सदस्य शहर में चले जाएंगे तो वो अपना परिवार वहीं बना लेंगे, परिवार बना लेंगे, ठीक है। और वो परिवार कैसे हो जाएंगे? छोटे परिवार, छोटे परिवार हो जाएंगे। अब मेल जोल कम हो जाएगा तो सामाजिक दूरी हो जाएगी। जैसे आजकल बात चल रही है सोशल डिस्टेंसिंग, तो वो पहले ही बना ली थी लोगों ने शहरों में। सामाजिक दूरी, एक दूसरे से मेल मिलाप दूर, समाज से कट जाएंगे। तो क्या हुआ? संयुक्त परिवार जो प्रथा थी, औद्योगिक क्रांति से पहले जो संयुक्त परिवार प्रथा थी, आप अपने यहाँ राजस्थान में या फिर कहीं भारत में भी देखो, आप पहले गांव में बहुत बड़े बड़े परिवार थे, फिर कुछ सदस्य शहरों में आ जाते हैं, तो परिवार कैसे हो जाते हैं? छोटे। तो संयुक्त परिवार प्रथा टूटकर छोटे छोटे परिवार बन गए, ठीक है। और लोगों में सामाजिक दूरी आ गई, ठीक है। कुछ प्रथाएं, जो बुरी प्रथाएं थी वो तो खत्म हो गई, लेकिन एक नया सामाजिक वर्ग उभरा, एक नई लोबी बनी, ठीक है। नई संस्कृति का उदय हुआ, नई संस्कृति का जन्म हुआ, संस्कृति का जन्म हुआ जिसको हम कहते हैं उपभोगवादी संस्कृति, कि ज्यादा से ज्यादा उसको उत्पादन करना है, चाहे प्रकृति को कितना ही। इसीलिए आप कभी कभी वर्ड देखते हो कि पश्चिमी संस्कृति, ये वर्ड आप देखते हो। ये पश्चिमी संस्कृति क्या है? यूरोप की संस्कृति को ही तो कहते हैं। ये क्या चाहती है कि उपभोग करो, किसका? प्रकृति का, और उत्पादन बढ़ा दो। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता। ग्रामीण क्षेत्र प्रकृति का क्या करते हैं? संरक्षण करते हैं। तो ये संस्कृति यहीं से पनपी। तो पश्चिमी संस्कृति जिसको हम कहते हैं, ये क्या हुआ? बड़े बड़े जो संयुक्त परिवार थे वो टूटकर छोटे परिवारों में बदल गए, उद्योगों में जाकर स्थापित हो गए। अब साथ में क्या हुआ? जब उद्योग में आप बसोगे, जब आप शहरों में बसोगे, शहर में बसोगे, तो शहर में अब सारे बड़े परिवार ही थोड़ी होते हैं। तो शहर में जब मजदूर जाएगा तो छोटी गंदी बस्तियां बसेगी। तो शहरों में गंदी बस्तियों का उदय हो गया। तो शहरों में गंदी बस्तियों का उदय हुआ। जैसे आप देख लो, बम्बई की धारावाही बस्ती है, ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती है, ठीक है, सबसे छोटी मतलब सबसे बड़ी बस्ती है, कच्ची बस्ती है, ठीक है। तो क्योंकि मजदूर के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इतने बड़े शहर में जाकर अपने लिए मकान खरीद सके, जिसकी आमदनी 10-15 हजार रुपए है, तो 7-8 हजार रुपए खर्चा हो जाता है। 1-2 हजार रुपए बनाकर वहां 50-60 लाख रुपए का मकान थोड़ी बना लेगा। 50-60 लाख रुपए उसको कमाते कमाते उसका जीवन निकल जाएगा। तो क्या करेगा? ऐसी जगह पर जाएगा जो शहर के बाहर हो, कच्ची बस्ती बन जाएगी, फिर धीरे धीरे करके उसी के ग्रुप वाले लोग आ जाए, तो गंदी बस्तियों का उदय होने लगा। तो ये चीज सामाजिक रूप में आ गई। वैचारिक परिणाम क्या रहे? देखिए, वैचारिक परिणाम क्या रहे कि आर्थिक उदारवाद आया, आर्थिक उदारवाद, और समाजवाद का उदय हुआ, समाजवाद का उदय हुआ। इसके बाद जितने भी आप देख लिए, जितने भी देश थे, पहले ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, कुछ जगह समाजवाद बन गया। जैसे आप रूस की अर्थव्यवस्था देखो, आप अलग प्रकार की बन गई। इंग्लैंड की, यूरोप की ज्यादातर देशों की आर्थिक उदारवाद की रही है। भारत ने इन दोनों को अपनाया, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये सब चीजें वैचारिक परिणाम ही आए, ठीक है। लोगों की सोच में भी परिवर्तन आया। हाँ, इसके बहुत सारे परिणाम हैं, हालांकि हम 4 पहलुओं पर ही चर्चा कर रहे हैं, इनके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे पहलू हैं, ठीक है। तो आर्थिक परिणाम, राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक परिणाम, तो ये औद्योगिक क्रांति के परिणाम हो गए। और 4 नंबर का बेस्ट प्रश्न बनता है।